प्रकार देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम अभिप्रेरणा का अर्थ देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है? यहाँ पे अभिप्रेरणा का जो अर्थ है उसको इंग्लिश अभिप्रेरणा को इंग्लिश में कहते हैं मोटिवेशन, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मोटम या फिर मोवेयर। इन दोनों शब्दों का अर्थ है टू मूव या गति प्रदान करना। अतः अभिप्रेरणा जो है यह एक संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है या फिर उकसाती है। प्राणियों में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं होती हैं और ये इच्छाओं के फलस्वरूप ही प्राणी जो है अपने क्रिया को गतिशील करता है, यानी कुछ ना कुछ पाने का हमेशा ही प्रयास करता रहता है। जब भी हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर वो इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हमारे अंदर जो है एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक इच्छा उत्पन्न होती है जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण लालच की एक कला है। लालच यहाँ पे कैसे हम मन प्राणी को कुछ ना कुछ पाने की हमेशा लालसा होती ही रहती है। जैसे कि शारीरिक आवश्यकताएं हैं, भूख लग रही है तो खाने की लालसा है, प्यास लग रही है तो पीने की लालसा है। हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, हमारी सामाजिक आवश्यकताएं, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, हमेशा हम उनको पूरा करने की कोशिश करते ही रहते हैं और हमेशा ये इच्छाएँ हैं और ये जिज्ञासाएँ हैं, ये हमेशा ही उत्पन्न होती रहती हैं। अतः प्रेरणा जो है इन इच्छाओं और आंतरिक प्रेरकों और क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप ही पैदा होता है। जहाँ इच्छाएं हैं, जहाँ आंतरिक प्रेरक कार्य कर रहे हैं, आपको अंदर से ही कुछ ना कुछ मोटिवेट कर रहे हैं कुछ कार्य करने के लिए, तो एक तरह से आपकी क्रियाशीलता जो है जो ये कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा के फलस्वरूप ही होती है, जो आगे कार्य करने के लिए आपको जो है प्रेरित करती है। आगे हम देखते हैं, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, सबसे पहले हम जो परिभाषा देखेंगे वह देखेंगे गुड की परिभाषा। प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। जब तक हमें इच्छाएं जो हमें प्रेरित करती हैं किसी भी कार्य करने के लिए, और हमेशा जब तक हमारी वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती है, वो कार्य को जारी रखने के लिए और नियमित रखने के लिए हमेशा ही हमें बाधित करती है। अतः यह वह प्रक्रिया है गुड के अनुसार कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अराउजिंग, सस्टेनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। एवरिल के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। यहाँ पे सजीव प्रयास ऐसे कुछ भी पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं यदि तो, और जिसके फलस्वरूप हमारे कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो जाए, तो वह सजीव प्रयास है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं कुछ भी जिंदा रखने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो हमें कहीं ना कहीं जिंदा भी रखेंगे, हमारे अंदर मनोबल भी बढ़ाएंगी तथा आगे के लिए हमें तैयार करेंगी। तो अविरल के अनुसार अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। पीटी यंग के शब्दों में देख लेते हैं। प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संप्रेषित करने तथा क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार के जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसके प्रति हमारा व्यवहार जो है वो जागृत कर देती है। धीरे धीरे उस व्यवहार के कारण जो हम अपने क्रियाशीलता दिखाते हैं या फिर जो हम कार्य करते हैं उस क्रिया को कहीं ना कहीं विकास भी करती है। और दूसरा, हम जो क्रियाएं कर रहे हैं यदि हम उसमें हमें फीडबैक पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि यदि हम उसमें सफल हो रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उन तरीकों को अपनाने के लिए भी प्रेरित करती है या नियमित करती है। तो पीटी यंग के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रेरणा व्यवहार को जागृत करने, क्रिया के विकास को संप्रेषित करने, क्रिया के तरीकों को नियमित करने की प्रक्रिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा की स्थिति में भावात्मक उत्तेजना पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप प्राणी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक तनाव उत्पन्न होता है। कहीं ना कहीं ऐसी उत्तेजना होती है जो हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई होती है, और हम उस उत्तेजना इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक तनाव जो है हमारा उत्पन्न हो जाता है कि हमें ये सब पाना ही है।
तो इस तनाव को पूर्ण करने के लिए, इस तनाव को दूर करने के लिए जो है अभिप्रेरणा जो है विकसित होती है। और यदि हम वो इच्छाएं पूर्ण कर लेते हैं तो ये तनाव भी ख़त्म हो जाता है तथा हमारा सकारात्मक दिशा की ओर भी अग्रसर हो जाती है। तो अतः कह सकते हैं हम अभिप्रेरणा जो है वो मनोशारीरिक आंतरिक प्रक्रिया है। ये हम मानसिक रूप से भी जुड़ी हुई है, शारीरिक रूप से भी जुड़ी हुई है, और ये कहीं ना कहीं हमको अंदर से ही उत्पन्न होती है, जो अंदर जो आंतरिक प्रक्रिया जो उत्पन्न होती है वह किसी आवश्यकता की उपस्थिति में जो है उत्पन्न होती है। जब ये आंतरिक प्रक्रिया उत्पन्न होती है तो हम कोई ना कोई किसी ऐसे कार्यकलाप की ओर उन्मुख होते हैं जो हमारी इस आवश्यकता को संतुष्ट करती है। जैसे कि ड्रेवर ने कहा है, अभिप्रेरणा एक चेतन और अचेतन प्रभावशाली क्रियात्मक तत्व है जो व्यक्ति के व्यवहार को किसी उद्देश्य की ओर चालित करती है। हमें कहीं ना कहीं जो है हमें एक व्यवहार प्रदान करती है, एक दिशाएं प्रदान करती हैं, और उस दिशा में हम कार्य करते चले जाते हैं। तो अभिप्रेरणा अगर हम शब्दों में सोचें कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और आपको कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई अच्छे शब्दों से मोटिवेट कर रहा है, सकारात्मक शब्दों से मोटिवेट कर रहा है, या आप कोई कार्य कर रहे हैं उसके सकारात्मक परिणाम आपको मिल रहे हैं, तो आप उस गति में ही आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही हमें नकारात्मक परिणाम मिले हम वो कार्य जो है वहीं छोड़ देंगे और दूसरी दिशा में अग्रसर हो जाएंगे। तो यह जो शक्ति है ये कहीं ना कहीं हमारे भीतर ही जागृत होती है, और इस शक्ति में किसी न किसी चालक इच्छाओं का समावेश होता है। तो चालक और जो प्रोत्साहन जो हमें समय समय पे मिलता है वह व्यक्ति को सफलता की ओर अग्रसर करता है। अब हम देखते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं, जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अर्जित अभिप्रेरणा। आपके जो सिलेबस में है वह आंतरिक अभिप्रेरणाएं हैं और बाह्य अभिप्रेरणाएं हैं। और दूसरा इसी के अंतर्गत दो और आते हैं, वो है प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं और कृत्रिम अभिप्रेरणाएं। देख लेते हैं हम इनको दोनों ही। पहला है जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणाएं, दूसरा है बाह्य अर्जित अभिप्रेरणाएं। इसके अंतर्गत किन्हीं बुक्स में प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं और कृत्रिम अभिप्रेरणा जो है वह भी बताई गई है। इनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा। जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इस प्रकार की अभिप्रेरणा प्राणी के जन्म के साथ उपस्थित रहती है। ये प्राथमिक या जैविक अभिप्रेरणाएं होती हैं। जैसे ही मनुष्य पैदा होता है उसको भूख, प्यास, नींद, सारी उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि उसको ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी उसके क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं होती हैं वह चलती हैं। तो जन्मजात अभिप्रेरणा वह होती है जिनके माध्यम से, जो कि हमारे शरीर में ही होती हैं, जिनका संबंध हमारे शरीर मस्तिष्क से संबंधित होता है, और जिनके द्वारा ही मनुष्य जो है जीवित रहता है। जैसे खाना पीना, चेतना, आदत, भाव, संवेगात्मक प्रेरणाएं। तो ये जो प्रेरणाएं होती हैं ये अंदर ही अंदर रहती है। अंदर रहने का मतलब ये है कि ये आंतरिक है और ये जन्म से ही है, और इन प्रेरणाओं को आप कभी भी त्याग नहीं सकते हैं। ये जो प्रेरणा है ये हमारे जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी है बाह्य अर्जित अभिप्रेरणा। यह जो अभिप्रेरणा है बच्चे के जन्म के समय नहीं उपस्थित होती है, बल्कि उसको अपने सामाजिक जीवन व्यतीत करने पर मिलती है। जैसे कि पदोन्नति है, आर्थिक लाभ है, प्रोत्साहन है, ये सब व्यक्ति को संतोष एवं आनंद की अनुभूति कराता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो है कहीं सामाजिक महत्व के ऊपर होता है ये अभिप्रेरणाएं। अतः ये अभिप्रेरणा जो है सामाजिक तौर पे भी व्यक्ति को एक पहचान दिलाती हैं और इसकी ओर अग्रसर होता है। यदि व्यक्ति को अपना कोई पद पाना है, कोई लाभ करना है, कोई भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करना है तो वह ये इस प्रकार की अभिप्रेरणाएं दिखाता है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप वह उस और कार्य करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ हो, ज़्यादा से सामाजिक लाभ हो, और तथा वह समाज, परिवार, विद्यालय, ये समवयस्क समूह में रह के ये अर्जित करता है। यानी कि ये बाहर से ही, ये जो प्रेरणाएं हैं ये आंतरिक ना होकर उसको बाहर से मिलती है। इनमें पुरस्कार, दंड, निंदा, प्रशंसा, अनुमोदन आदि प्रमुख है। अब है प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं। प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं या हम कह लें कि आंतरिक अभिप्रेरणाओं का भी प्रकार ये हो सकता है कि
सबसे पहले मनोदैहिक यानी कि साइको फिजियो मोटिवेशंस। मैंने पहले ही बताया जो प्रेरणाएं मनुष्य के शरीर एवं मस्तिष्क से संबंधित है वो मनोदैहिक प्रेरणाएं हैं। जो प्रेरणाएं समाज से संबंधित है, समाज में रहकर व्यक्ति जो व्यवहार दिखाता है वह प्रेरणाएं जो कहलाती हैं वो सामाजिक प्रेरणाएं कहलाती हैं। जैसे कि वो समाज में रह के अपने व्यक्ति जो है अपने व्यवहार को निर्धारित करती है, समाज में ही रह के वो इन प्रेरणाओं को हासिल करता है और कहीं ना कहीं जो प्रेरणाएं जब उसको हासिल होती हैं उन प्रेरणाओं के फलस्वरूप वो कार्य करता है तो उसे कहीं ना कहीं स्नेह, प्रेम, सम्मान इन सब की प्राप्ति होती है। अतः सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह अभिप्रेरणाएं जागृत होती हैं। सबसे पहले मनोदैहिक प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं और आंतरिक अभिप्रेरणाएं जो है वो सेम ही है। तो आप प्राकृतिक अभिप्रेरणाएं तथा आंतरिक अभिप्रेरणाओं के प्रकार में मनोदैहिक, सामाजिक अभिप्रेरणाएं और व्यक्तिगत अभिप्रेरणाएं आती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कुछ विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। जिस प्रकार से यहाँ पे विशेष शक्तियाँ कैसे, या तो बालक का जो है मानसिक स्तर बहुत ज़्यादा उच्च होगा, बालक या किसी कार्य में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी शरीर की बनावट कैसी है, इस तरह के जो वो उसके जो जिसको वो लेके पैदा हुआ है उसका दृष्टिकोण कैसा है, उसकी रुचियाँ कैसी हैं, वो किस प्रकार से सोचता करता है, तो यह वह अभिप्रेरणाएं होती हैं और इन अभिप्रेरणाओं के फलस्वरूप ही वह कार्य करता है। जैसे कि इसके अंतर्गत उसकी रुचियाँ, दृष्टिकोण, स्वधर्म, नैतिक मूल्य, क्रीड़ा, खेलकूद, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, अन्य अनुकरणीय उदाहरण जो अभिलाषाएं तथा अभिप्रेरणाएं सम्मिलित की जाती हैं। यानी कि व्यक्ति किस प्रकार का है, व्यक्तिगत प्रेरणाएं जो होती हैं, जैसे कि किसी का बहुत ही मानसिक स्तर जो है वो उच्च है तो वो उसी जो फील्ड में है वो कार्य करेगा, उसी फील्ड में उच्च नाम जो है कमाएगा। कुछ बच्चे क्रीड़ा में अच्छे होते हैं, यानी खेलकूद में, तो उसमें अग्रसर होते हैं, उस फील्ड में अग्रसर होते हैं। तो हमने 3 प्रकार की देखी। सबसे पहले है आंतरिक अभिप्रेरणाएं या फिर प्राकृतिक अभिप्रेरणा में मनोदैहिक प्रेरणाएं, सामाजिक प्रेरणाएं, और तीसरी है व्यक्तिगत प्रेरणाएं। अब हम पढ़ेंगे बाह्य अभिप्रेरणाएं। बाह्य अभिप्रेरणाएं या फिर कृत्रिम प्रेरणा, आर्टिफिशियल है, जो कि व्यक्ति के अंदर से नहीं निकल रही है बल्कि उसको बाहर से प्राप्त हो रही है। सबसे पहला है दंड एवं पुरस्कार। बिल्कुल सही बात है। जिन कार्यों के लिए हमें दंड मिलता है यानी वो कार्य नकारात्मक होते हैं और हमें अभिप्रेरित करते हैं कि अब हम उन कार्यों को दोबारा से नहीं करें। और दूसरा, जिन उनके लिए हमें पुरस्कार मिलता है वो सकारात्मक होते हैं, हम उनके लिए जो है उसी दिशा में हम कार्य करते हैं ताकि हमें आगे भी हमें पुरस्कार मिलते रहना चाहिए। अतः दंड एवं पुरस्कार जो है, दंड जो है वो नकारात्मक रूप से है लेकिन हमें कहीं सही दिशा भी प्रदान करता है। पुरस्कार जो है वो सकारात्मक रूप से है जो हमें उसी क्रिया की ओर आगे बढ़ाता है। दूसरा है सहयोग यानी कि आपसी तालमेल से, आपस में मिलजुल कर काम करने से है। जैसे कि हम कोई भी कार्य करें, यदि हम मिलजुल के करेंगे वो कार्य सफल होगा और हमें कहीं ना कहीं अभिप्रेरणा भी देगा कि हम दूसरों को साथ में रहकर ही कार्य को करें। जैसे यहाँ पे प्रयोजना विधि लिखी हुई है कि प्रयोजना विधि के प्रयोग से का प्रयोग विद्यार्थियों में सहयोग की भावना जागृत करता है। यदि आप कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को तो आप प्रयोजना विधि का जो है प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है लक्ष्य, आदर्श और स्वउद्देश्य प्रयत्न। यदि कोई भी कार्य हो, यदि उसका लक्ष्य जो है वो निर्धारित होना चाहिए, उसके उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। यदि आपको अपना लक्ष्य जो है वो निर्धारित है तो आप उसी दिशा में अग्रसर होते रहेंगे और जो कार्य जो है वह आपका स्पष्ट होता रहेगा। अतः यह स्पष्ट, आकर्षक, सजीव, विस्तृत और आदर्श होना चाहिए। आपको अपना लक्ष्य जो है स्पष्ट होना चाहिए, उसमें हमेशा ही आपको वो लक्ष्य जो है आपको हमेशा ही आकर्षित करता रहना चाहिए तथा आपको आगे जीने के लिए आपको प्रेरित करता रहना चाहिए। आपको हर चीज़ जो है वह स्पष्ट होनी चाहिए कि आपको आगे करना क्या है। यदि आप भटकाव में रहेंगे तो अभिप्रेरित भी नहीं होंगे और कार्य भी ठीक प्रकार से नहीं करेंगे। चौथा, अभिप्रेरणा में परिपक्वता। इसके कहने का अर्थ है कि विद्यार्थियों में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए जिससे वे की शिक्षा ग्रहण कर सकें।
यदि कोई भी बालक हो, यदि आप उनको किसी भी प्रकार को अभिप्रेरित कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बालक जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या फिर सामाजिक या आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो बच्चा परेशान है, तो आप कहीं भी उसको अभिप्रेरित नहीं कर सकेंगे। अतः उनके अनुसार ही हम, उनके जो प्रेजेंट कंडीशन है, उनकी जो वर्तमान स्थिति है, उनके अनुसार ही हम उनको कार्य करके शिक्षा हमें प्रदान करनी चाहिए। छठा है पूरे व्यक्तित्व को लगा देना, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम जब, व्यक्तित्व क्या है, हमारे विभिन्न गुणों का एक समावेश है, जिसमें मानसिक, सामाजिक, मनोदैहिक हर तरह का जो पक्ष हैं वो आते हैं। अतः जब हम किसी लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं तो हमें पूरे व्यक्तित्व को हमें झोंक देना चाहिए। दूसरा, हमें पूर्ण रूप से हमारे पूरे व्यक्तित्व को संतोष भी प्राप्त होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है आप सामाजिक रूप से कोई कार्य करें, लेकिन आप सामाजिक रूप में कोई कार्य करने खड़े हो, लेकिन शारीरिक रूप से आप उस कार्य करने में सक्षम नहीं हो, या फिर आप आर्थिक रूप से उस कार्य करने को सक्षम नहीं है, लेकिन तो भी आप कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जो है वह उत्पन्न होगी। आप कोई भी कार्य करें, ऐसा कार्य करें जो आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार भी लेके आए, आपका पूरा व्यक्तित्व उस कार्य करने के लिए अभिप्रेरित हो तथा आपको संतोष भी प्रदान हो। सातवां, भाग लेने के अवसर प्रदान करना। विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेने के अवसर प्रदान करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको काम करने के अवसर प्रदान करिए, ताकि उन्हें अपनी ये जो कार्य है, जब भी आप उनको कार्य की ओर आप बताएंगे कि कौन सा उन्होंने कार्य किया है, जब उन्हें कार्य की प्रगति का ध्यान होगा तो वो और भी अभिप्रेरित होंगे। इसलिए जब तक, लेकिन ये कब होगा, जब उनको आप कार्य करने के लिए सम्मिलित करेंगे। तो अतः उनके प्रवृत्ति के अनुसार आप उनको कार्य दें और कार्य की प्रगति भी समय समय में बताते रहें, ताकि उनको अधिक उत्साह से वह कार्य कर सकें। आठवां है व्यक्तित्व कार्य प्रेरणा, सामूहिक कार्य प्रेरणा। यहाँ पे प्रारंभिक स्तर पे पहले तो व्यक्तित्व आप काम करेंगे कोई भी, फिर जो है आप समाज के रूप में कार्य करेंगे। सर्वप्रथम आपको प्रेरित होना है, और प्रेरित करने के बाद में आप सामूहिक रूप से प्रेरित करेंगे, और यहाँ पे आप व्यक्तिगत प्रगति के साथ साथ सामूहिक प्रगति को भी आप जो है अभिप्रेरित होके आप लाभ प्राप्त करेंगे, तथा आप जो है अपने कार्य में सफल होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अतः हमने जिस टॉपिक में सबसे पहले पढ़ा अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा के डेफिनेशंस, ये जो है मैं PDF के तौर पे आपको दे दूँगी, आप इसमें से देख सकते हैं अगर आपको नोट्स बनाने हो, नहीं तो इसके नोट्स भी आप बनाइए। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे इसके बाद में। थैंक यू।